4 मई 1799 रात्रि का तृतीय प्रहर। श्रीरंगपट्टनम का किला। कावेरी के जल पर धुएं की परत तैर रही थी और पत्थर की दीवारों से टकराती तोपों की गूंज किसी अशुभ भविष्यवाणी जैसी सुनाई दे रही थी। किले के भीतर जलते मशालों का प्रकाश कांप रहा था, जैसे स्वयं समय भयभीत हो। उस रात टीपू सुल्तान केवल एक शासक नहीं थे, वो उस प्रतिरोध का अंतिम स्तंभ थे जिसके टूटते ही दक्षिण भारत पर विदेशी साम्राज्य का अंधकार छा जाना था। अंग्रेजी सेना लॉर्ड हैरिस के नेतृत्व में कई दिनों से घेरे को कस चुकी थी। हर दिशा से बारूद, विश्वासघात और मृत्यु किले की ओर बढ़ रहे थे। पर सबसे भयानक हमला तो भीतर से होने वाला था, जहां मीर सादिक की छाया चुपचाप इतिहास को रक्त से लिखने की तैयारी कर रही थी। दिन ढलने के साथ युद्ध की रेखाएं धुंधली हो चुकी थीं, किंतु षड्यंत्र की रेखाएं स्पष्ट होती जा रही थीं। टीपू सुल्तान जानते थे कि यह केवल भूभाग की लड़ाई नहीं, आत्मसम्मान की अंतिम परीक्षा है। उनके मन में अपने पिता हैदर अली की विरासत, अंग्रेजों के साथ बीते संधि विच्छेद और वो संकल्प जल रहा था जिसमें कहा गया था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से श्रेष्ठ होती है। किले के भीतर मैसूर के सैनिक थक चुके थे, पर उनके नेत्रों में पराजय नहीं थी। बाहर अंग्रेजी तोपें दीवारों को तोड़ रही थीं, भीतर विश्वासघात दरवाजे खोलने को तत्पर था। उसी समय मीर सादिक ने सैनिकों के वेतन वितरण के बहाने मोर्चों से रक्षा पंक्तियां हटवाईं और वही क्षण श्रीरंगपट्टनम की नियति पर प्रहार बन गया। जैसे ही सुरक्षा पंक्ति टूटी, अंग्रेजी सेना ने जल प्रलय की तरह किले में प्रवेश किया। धुएं और रक्त के बीच तलवारें टकराईं, बंदूकों की गर्जना गूंजी और हर गलियारा रणभूमि बन गया। टीपू सुल्तान पीछे हटने वालों में नहीं थे। उनका हर वार जैसे केवल सैनिक पर नहीं, साम्राज्यवादी विस्तार पर प्रहार कर रहा था। पर संख्या, बारूद और भीतर के छल ने युद्ध को असमान बना दिया। किले के टूटते फाटकों के पास हर ओर शवों के बीच वो अंतिम संघर्ष प्रारंभ हुआ जिसे इतिहास ने शहादत कहा। लॉर्ड हैरिस की सेना आगे बढ़ रही थी, पर उन्हें भी ज्ञात था कि सामने कोई साधारण राजा नहीं, वो योद्धा है जिसने फ्रांस से गठजोड़ किया, अंग्रेजी शक्ति को वर्षों चुनौती दी और जिसकी मृत्यु ही उसके साम्राज्य को रोकेगी। रात्रि और गहरी हुई तो किले के भीतर केवल 2 शक्तियां शेष थीं, एक जीवित प्रतिरोध, दूसरी बढ़ती हुई मृत्यु। उसी अराजकता में टीपू सुल्तान घायल हुए, पर पीछे नहीं हटे। उनकी तलवार अब भी चल रही थी, किंतु चारों ओर से घेराबंदी सघन हो चुकी थी। जिन द्वारों की रक्षा के लिए जीवन समर्पित किया गया, वहीं अब रक्त की नदी बह रही थी। फिर वो क्षण आया जब धुएं के बीच उनका शरीर गिरा, पर उनकी पराजय नहीं गिरी। अंग्रेजी सैनिकों ने जब उस शव को पहचाना, तब विजेताओं के बीच भी मौन उतर आया, क्योंकि जो मृत पड़ा था वो पराजित राजा नहीं, एक युग का प्रतिरोध था। सुबह 5 मई की पहली किरण जब श्रीरंगपट्टनम की टूटी दीवारों पर पड़ी तो किला जीत लिया गया था, पर एक विचार को नहीं जीता जा सका। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी जड़ें गहरी की, पर उसी रक्त ने आने वाली पीढ़ियों के भीतर प्रतिरोध का बीज भी बो दिया। बाद के वर्षों में बहादुर शाह जफर, मौलवी अहमदुल्ला शाह और 1857 के अनेक योद्धाओं की चेतना में वो शहादत कहीं ना कहीं जीवित रही। इतिहास की धूल में दबी ब्रिटिश फाइलें बताती रहीं कि मैसूर का पतन केवल सैन्य विजय नहीं, विश्वासघात और बलिदान का मिश्रण था। और उस रात का सबसे भयावह सत्य यही था कि साम्राज्य बाहर से उतना खतरनाक नहीं था जितना भीतर छिपा विश्वासघात। आज भी श्रीरंगपट्टनम के पत्थरों पर जब वर्षा गिरती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो रक्त की स्मृति फिर जीवित हो उठी हो। टूटी प्राचीरें उस रात का रहस्य फुसफुसाती हैं, जहां एक शासक ने मृत्यु चुनी पर समर्पण नहीं। इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, किंतु कुछ कथाएं शहीदों के रक्त में अमर हो जाती हैं। 4 मई 1799 की वो रात ऐसी ही कथा थी,
जहां अंधकार ने एक साम्राज्य को जन्म दिया, पर उसी अंधकार में स्वतंत्रता की अग्नि भी प्रज्वलित हुई, जो बहुत बाद तक बुझी नहीं। टीपू सुल्तान का अंतिम युद्ध समाप्त हुआ, किंतु उनका भय अंग्रेजों के मन में दशकों तक जीवित रहा, क्योंकि कुछ मृतक दफन नहीं होते, वे किंवदंती बनकर लौटते हैं।